तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 4 को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आप लोगों का कि पहला पार्ट इसका क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। अब इस बात का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं और सॉल्यूशन में इसका फर्स्ट पार्ट ए को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, देखो वो बोल रहा है कि जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, ठीक है, जो भी आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आप लोगों का क्वांटाइज्ड होता है। अब इस बात का मतलब क्या है ये आपको बताना है। वैसे तो जिसने बेसिक वाली वीडियो देख रखी है ना मेरी, जो पहला लेक्चर था है ना, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का जो पहला लेक्चर है, जिसने वो देख रखा है तो उसको तो पता होगा कि इलेक्ट्रिक बॉडी की चार्ज का क्वांटाइज होने का मतलब क्या है। जिसने नहीं पढ़ रखा टेंशन नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो तो देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्वांटाइज्ड होता है। पहले तो इस क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब समझो बेटा। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब होता है ना किसी भी चीज का फिक्स्ड अमाउंट में होना, किसी भी चीज का आप लोगों का फिक्स्ड अमाउंट में होना। जब भी आप लोगों की कोई चीज़ फिक्स्ड अमाउंट में होती है ना तो हम बोलते हैं कि वो क्वांटाइज्ड है। जैसे अगर मैं मार्केट में मान लो इस पेन को लेने के लिए जाऊंगा, या तो मुझे एक पेन मिलेगा, या तो मुझे दो पेन मिलेंगे, या तो मुझे तीन पेन मिलेंगे। क्या मुझे डेढ़ पेन मिल सकता है? आंसर है सर नहीं। आपको डेढ़ पेन नहीं मिल सकता, ढाई पेन नहीं मिल सकता, काट के थोड़ी ना लाओगे पेन को, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे आपके पास में मान लो कोई बॉडी है, लेट से मेरे पास में यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, और ये जो बॉडी है ना आप लोगों की, ये बॉडी कैसी बॉडी है बेटा? आप लोगों की न्यूट्रल बॉडी है। अब सर न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तो पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, उतने ही क्या है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, है ना। जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। मतलब अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन है। समझ पा रहे हो बात को? सोचो ना। देखो आपको ये पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर? बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना आप लोगों का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आप लोगों का माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, तो सर चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही होता है, बस वो पॉजिटिव में होता है। मतलब प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ का कूलाम। कूलाम क्या है? चार्ज की यूनिट होती है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस बात का मतलब क्या है, अब सोचो अगर मान लो मेरे पास में कोई बॉडी है, अगर इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में 4 प्रोटॉन है, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू तो सेम ही है। देखो ना, वैल्यू तो सेम है, बस माइनस प्लस का ही तो फर्क है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 प्रोटॉन कैंसिल हो गए, तो आप बोलोगे नेट चार्ज कितना है इस बॉडी के अंदर? तो बेटा नेट चार्ज इस बॉडी के अंदर 0 है। तो आप एक बात याद रखना कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज नहीं है। यस, न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब नहीं होता कि चार्ज नहीं है, नहीं, ये गलत है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि नेट चार्ज 0 है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। अगर 10 के इलेक्ट्रॉन है और 10 के प्रोटॉन है तो नेट चार्ज कितना हो गया बताओ आप लोग का? 0। समझे इस बात को? ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब मान लो ये जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है ना, फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल बॉडी क्या करती है आप लोगों की? इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। भाई या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और या तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी सर? लॉस करेगी। इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकती है, इलेक्ट्रॉन पे लॉस भी कर सकती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा आप लोगों का? नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सोचो अगर आप नेगेटिविटी को हटाओगे तो आपके अंदर क्या आएगी बेटा? पॉजिटिविटी आएगी। समझ पा रहे हो बात को? अगर आप नेगेटिविटी को हटाते हो अपने अंदर से, क्या आएगी? पॉजिटिविटी तो आएगी। तो अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन का लूज करती है, मतलब ये बॉडी अगर आपके इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती है, तो देखना इस बॉडी के ऊपर क्या आएगा आप लोगों का? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा आप लोगों का? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझे इस बात को, है ना। और अगर ये बॉडी आपकी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तो अगर ये बॉडी आपके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझे इस बात को? अब ये कहता है कि जब ये न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो एक का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +1e।
+1 ही क्यों लिखा? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा ना, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे तो प्लस चार्ज आ रहा है, तो प्लस का 1 ही लिख दिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो प्लस का 2 ही, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो प्लस का 3 ही, और अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो प्लस का n ही। समझिए इस बात को, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, इस बात को समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो माइनस का 1 ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस बार गेन कर रही है ना, गेन कर रही है तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना भाई साहब। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो माइनस का 2 ही, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो माइनस का 3 ही, और n इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो माइनस का n ही। अब देखो ये जो बॉडी है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी तो ये +1 ही, +2 ही, +3, मतलब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। ये 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकती। मतलब अगर आप सोचो कि ये बॉडी 1.5 इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1.5 का चार्ज आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। +1.5 का चार्ज नहीं आ सकता आप लोगों का। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो देखो, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है आप लोगों का, किसी भी बॉडी पे, इस न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है भाई, या तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस बॉडी पे या तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो किसी भी बॉडी पे जो आपका चार्ज आ रहा है ना, उस चार्ज में देखो आप लोग का भाई प्लस का एनी भी आ सकता है, माइनस का एनी भी आ सकता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्लस माइनस का एनी। और अगर मैं चार्ज को क्यू से लिख दूँ तो क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ आप लोग का? प्लस माइनस एनी। जहाँ पे ये जो क्यू है ना आप लोगों का, ये क्यू क्या है बताओ? क्यू इज द चार्ज ऑन बॉडी, कि बॉडी पे कितना चार्ज आ रहा है आप लोगों का, चार्ज ऑन अ बॉडी। एन क्या है बताओ आप लोगों का? एन यहाँ पे है कि उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। जैसे अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो +3। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो -2, n इलेक्ट्रॉन गेन करे तो -n। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो n क्या है यहाँ पे? n आपका इंटीजर है। इंटीजर में तो इसकी वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे करते करते n तक हो सकती है। अगर डोनेट करेगा तो प्लस लगा देना, और गेन करेगा तो माइनस लगा देना, है ना। और ई क्या होता है यहाँ पे? ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ये तो मैंने आपको अभी बताया ना। एक बात याद रखना, जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन के इस माइनस साइन को नहीं लिखते आप लोग, ठीक है। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, इस माइनस साइन को नहीं लिखना आप लोगों को। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी मैं आप आगे भी समझा दूंगा। तो ये फॉर्मूला बना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइज्ड होने का मतलब समझ में आया आप लोग को? इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है आप लोगों का, मतलब ये जो न्यूट्रल बॉडी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है या अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, तो ये कैसे करेगी? एक फिक्स अमाउंट पे। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, या तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, या तो n इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ये कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती, 2.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती, या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकती, 2.5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकती। समझे इस बात को? तो फिक्स अमाउंट में चलता है ये, ठीक 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 है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला भी होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। अच्छा, तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आप लोगों का? वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। देखो पहले तो बेटा, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे। जब आप लार्ज स्केल पे डील करते हो ना, तो जब आप लार्ज स्केल पे डील करते हो तो आप लोग इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यों यूज़ नहीं करते? ये वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आप लोगों का, कि जब आप लोग लार्ज स्केल पे डील करते हो या बड़े बड़े, जब आप लोग मान लो बड़े बड़े चार्जेस की जब आपकी जा रहे होते हैं, तो फिर हम मतलब इसको बड़े लेवल पे क्यों यूज़ नहीं करते? ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कि क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है ना, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों यूज़ नहीं होता, लार्ज स्केल पे क्यों नहीं यूज़ होता। मैं समझाता हूँ आपको क्यों। देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास में ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही लेता हूँ। लेट से मेरे पास में 1 कूलाम का चार्ज है ना। तो मेरे पास में जो Q की वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पे 1 कूलाम का चार्ज है। तो मान लो मेरे पास में चार्ज कितना है यहाँ पे? 1 कूलाम का है। अब आप मुझे बता सकते हो कि जो 1 कूलाम का चार्ज है ना, उस 1 कूलाम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे? क्या आप बता सकते हो? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास में बॉडी है, ठीक है। लेट से मेरे पास में यहाँ पे ये क्या है, आप लोग की बॉडी है, और ये मेरे पास में एक दूसरी बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2, सॉलिड बॉडी। तो ये बॉडी 1, ये बॉडी 2। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक
मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स भेजे, तो मान लो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ आप लोगों का, ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ से यहाँ मान लो मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा। तो एक बात बताओ, जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि देखो इसने इलेक्ट्रॉन्स को भेजा है ना अपने से दूर, मतलब इसने नेगेटिव चार्ज को दूर करा, नेगेटिव चार्ज को दूर करा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और इसने नेगेटिव चार्ज को लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। अब मान लो ये जो आपकी बॉडी 1 है, इस पे मान लो कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया आप लोगों का, 1 कूलाम का। मान लो ऐसे सपोज करा मैंने कि ये वाली जो बॉडी है ना, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया होगा, 1 कूलाम का। मान लो इस बॉडी 1 पे कितना चार्ज आ गया, 1 कूलाम का चार्ज आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, इसने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करे होंगे ताकि 1 कूलाम का चार्ज आया होगा। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, जब इसने इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया होगा, जब इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे, तो तभी तो इस बॉडी पे 1 कूलाम का चार्ज आया ना। तो ये कहना चाह रहा है कि 1 कूलाम का चार्ज भेजने में इस बॉडी पे 1 कूलाम का चार्ज, इस बॉडी पे अगर 1 कूलाम का चार्ज आया है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए होंगे। तो क्वेश्चन ये आप लोगों का है ना। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए ये निकालना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखते चलो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं। देखो आप क्यू का ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्यू इज इक्वल टू एनी प्लस माइनस एनी में देखो अभी चार्ज आपको प्लस का दे रखा है ना, तो प्लस का लगाया करो, ठीक है। अब क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ देखो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज प्लस का 1 कूलाम आया, तो इस बॉडी पे -1 कूलाम का चार्ज आया, कोई दिक्कत नहीं है इस पे, है ना। अगर यहाँ पे प्लस का 1 कूलाम आया तो यहाँ माइनस का 1 कूलाम आता है, यहाँ प्लस का 2 आता तो यहाँ माइनस का 2 आता। जितना पहली बॉडी पे आता है ना उतना ही दूसरी बॉडी पे भी आता है, ठीक है। तो अब देखो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोग को, 1 कूलाम। एन तो आपको निकालना है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब देखो ई क्या है आप लोगों का, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आप लोगों का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैंने कहा है ना कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं इसको, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो अभी आपको चार्ज क्या दे रखा है बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव में चार्ज आपको पॉजिटिव में दे रखा है ना, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पॉजिटिव में ही रखना। लेकिन अगर चार्ज मान लो आपको माइनस का 1 कूलाम दे देता तो एन तो आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी आप माइनस में ही रखते, फिर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाता आप लोगों का, कैंसिल हो जाता। समझ पाए ना बात को, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को। तो एक्चुअल में ये जो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इस बॉडी ने या इस बॉडी पे जब 1 कूलाम का चार्ज आया प्लस का, और इस बॉडी पे जब -1 कूलाम का चार्ज आया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यही तो निकालना है ना हम लोगों को, ठीक है। तो अब देखो कितना एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई ना कि आपको चार्ज जो दिया होता है ना वही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो। अगर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने पॉजिटिव रखी है, चार्ज की वैल्यू नेगेटिव थी, यहाँ पे चार्ज -1 दे रखा है ना, तो n इंटू में ई करना था आपको, तो ई की वैल्यू भी आपने माइनस रख दी। समझ गए इस बात को, ठीक है। अब n जब आप यहाँ से निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इस 1 के अपॉन में देखो ये मल्टीप्लाई में ना पूरा का पूरा, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1.6 इंटू में 10 की पावर कितना माइनस का 19। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक काम करो इस 1/1.6 को तो अलग लिख दो, 10 की पावर -19 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी 10 की पावर +19, है ना। अब बस आपको क्या करना है, इस 1 को 1.6 से डिवाइड करना है, तो करते हैं जरा। देखो क्या है आपके पास में 1 अपॉन में 1.6, भाई पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ ऊपर एक 0 आ जाएगा ना। अब 2 से कैंसिल हो रहा है, देखो 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। अब 5 को 8 से डिवाइड करना जरा, 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो अभी तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगा दोगे 0 आ जाएगा। 8 6 ज़ा कितना आ गया आपके पास में 48। 10 में से भाई 0 में से 8 जाता नहीं है, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से 8 गया 2 बचेगा, ठीक है। फिर पॉइंट लगा रखा 0 लिख सकते हैं, फिर 8 2 ज़ा कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का 16, फिर 10 में 6 गया तो 4 बचेगा, और फिर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 8 5 से कितना आ जाएगा आप लोग का 40, तो यहाँ 0 आ गया आप लोग का, माइनस करेंगे ना इसको तो कितना आएगा, देखो पॉइंट से पहले 0 लिख सकते हैं, तो 0.625। तो जब हमने 5 को 8 से डिवाइड करा तो कितना आंसर आ चुका है बताओ आप लोग का, 0.625। तो यहाँ पे वो वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 0.625 इंटू में 10 की पावर 19। अब देखो पॉइंट से पहले 0 तो अपने को चाहिए नहीं होता भाई साहब, तो आप पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है। जब आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे, एक्चुअल में ना पॉइंट से पहले एक बात याद रखना, मैं हमेशा बताता हूँ इस बात को बच्चों को, कि पॉइंट से पहले ना एक ही डिजिट होनी चाहिए। पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ कितनी डिजिट होती है, एक डिजिट होती है, लेकिन वो डिजिट 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए। मतलब ऐसे 2.3 है, 3.4 है, देखो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है। लेकिन ऐसा अगर लिखा है 0.5, तो पॉइंट से पहले 0 नहीं चाहिए होता, पॉइंट से पहले एक डिजिट तो होनी चाहिए, बट वो डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे भाई, पॉइंट को 6 और 2 के बीच में लेके आ जाओ, तो क्या बन जाएगा आप लोगों का 6.25 इंटू में 10 की पावर। अब देखो आपने पॉइंट को कहाँ शिफ्ट किया, आप पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर रहे हो ना यहाँ पे,
तो जब आप पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हो तो माइनस आता है, आपको ये बात पता होगी, क्योंकि आपने पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट करा तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -1 इंटू में 10 की पावर 19 तो चल ही रहा है आप लोगों का। तो बस कितना आंसर आ जाएगा, 6.25 इंटू में, देखो ये भी 10 है ये भी 10 है तो 10 लिख दिया मैंने, साथ में माइनस का 1 और प्लस का कितना आ गया आप लोग का 19। तो कितना आंसर आ रहा है बेटा आप लोग का, 6.25 इंटू में 10 की पावर कितना 18। ये आपकी वैल्यू आ रही है किसकी, एन की। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोग की, 6.25 इंटू में 10 की पावर कितना 18। तो ये जो आपकी एन की वैल्यू आई है ना, ये तो हमें कैलकुलेट करना था, कितना आ चुका है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो इसका मतलब ये है कि एक कूलाम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलाम के चार्ज में आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सोचो ना 10 की पावर 3 कितना होता है, 10 की पावर 3 कितना होता है बेटा आप लोग का, 10 की पावर 3 मतलब 10 इंटू में 10 इंटू में 10, और ये कितना हो गया, 1000 हो गया ना भाई साहब, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000 हो गया। तो 10 की पावर 3 जब इतना बड़ा नंबर आता है तो 10 की पावर 18 तो बहुत बड़ा नंबर होता होगा ना। अब देखो आपने चार्ज कितना लिया यहाँ पे, एक कूलाम का चार्ज, और एक कूलाम के चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। लेकिन देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है आप लोगों का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि जब आप एक बॉडी से, ध्यान से समझना इस बात को, जैसे आपके पास में ये एक बॉडी है ना, तो इस बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हो तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर दो इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर तीन इलेक्ट्रॉन निकालो, निकाल रहे हो तो प्लस चार्ज आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो पहले एक इलेक्ट्रॉन दो, -1 ही, दो इलेक्ट्रॉन दो, -2 ही, माइनस का 3 ही। समझ पा रहे हो बात को, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे एक एक करके चल रहा है, समझ पा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन, फिर तीन इलेक्ट्रॉन, फिर चार इलेक्ट्रॉन, फिर पांच इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो ना बात को, मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे देखो जरा, इस बात को सोचो, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितने बड़ा नंबर है, समझ पा रहे हो बात को। तो इसीलिए जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं ना, लार्ज स्केल पे बात करते हैं, क्योंकि देखो आप सोचो ना कि जब आपने एक कूलाम का चार्ज लिया तो एक कूलाम के चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, समझ पा रहे हो बात को आप, एक कूलाम के चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और मान लो आपके पास में 50 कूलाम का चार्ज हो जाता तो तब तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। तो इस बात का मतलब क्या है, और देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की महत्व है आप लोगों का, आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, इस बात पे डिपेंड करेगा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ पा रहे हो ना। जैसे देखो मैं इसको आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास में कोई स्विमिंग पूल है, इस तरीके से, ठीक है, लेट से हमारे पास में क्या है, कोई स्विमिंग पूल है। अब उस स्विमिंग पूल में देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप कैसे समझ सकते हो, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप ऐसे समझ सकते हो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि जैसे ये स्विमिंग पूल है ना आप लोगों का, तो इस स्विमिंग पूल में से आप 1 बाई 1 ड्रॉप निकालो, 1 बाई 1 ड्रॉप निकालो, तभी तो हुआ 1 बाई 1 ड्रॉप। 1 बाई 1 का मतलब क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, या एक एक इलेक्ट्रॉन आप इस स्विमिंग पूल में डाल रहे हो, मान लो 1 बाई 1, 1 बाई 1 ड्रॉप डालो। अब सोचो जरा, 1 बाई 1 ड्रॉप निकालना या 1 बाई 1 ड्रॉप डालना, है ना, 1 बाई 1 ड्रॉप निकालना और 1 बाई 1 ड्रॉप डालना, ये तो बहुत छोटे लेवल पे बात हो रही है ना। यानी कि ये तो किस लेवल पे बात हो रही है आप लोगों की, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे बात हो रही है। ऐसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, एक इलेक्ट्रॉन को देना, ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रही है ना। अब सोचो इसी स्विमिंग पूल में अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं इसमें से चार ड्रॉप निकाल भी लूँ, अगर मैं इसमें से चार इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, या इसमें चार इलेक्ट्रॉन नहीं, चार ड्रॉप निकाल लूँ, या चार ड्रॉप दे दूँ इसको वाटर की, तो क्या इस स्विमिंग पूल को फर्क पड़ेगा, तो आंसर है नहीं। तो जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हो ना, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में 1 बाई 1 ड्रॉप का क्या मतलब है। अब समुद्र में सोचो आप 5 ड्रॉप पानी की डाल रहे हो तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो वैसे इस बॉडी में जब आप सोचो ना, इस बॉडी में अगर आप लोगों का पाँच इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि 5 इलेक्ट्रॉन डालो या ना डालो, फर्क पड़ेगा भाई साहब। तो आप जब छोटी छोटी ड्रॉप में 1 बाई 1 ड्रॉप की बात करें तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिपेंड करता है, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिपेंड नहीं करता है। समझे इस बात को। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 सब जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं हमारे पास में जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ही, ठीक है। देखो क्या कह रहा है आप लोगों का क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ, चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ बोथ ठीक है, मतलब हाँ, चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ, अ सिमिलर फिनोमिनन
is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में ग्लास की रॉड है, तो मान लो एक ग्लास की रॉड ले लेता हूँ मैं इस तरीके से। तो ये मान लो मेरे पास में क्या है सर, यहाँ पे एक ग्लास की रॉड है। अब इस ग्लास की रॉड को आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल किसी सिल्क क्लोथ के साथ रब करा। तो ये मान लो आपके पास में क्या था, सिल्क का कोई क्लोथ है, ठीक है। और जब आप इसको ना सिल्क क्लोथ के साथ में इसका रब करोगे, मतलब इसकी रबिंग करोगे, तो जब आप इसको सिल्क क्लोथ के साथ रब करोगे ना, देखो बेटा क्या होने वाला है। जब आप इसको सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हो ना, तो बेटा देखो रब करने से क्या होता है ना, रब करने से हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है सर, यहाँ पे हीट जनरेट होती है। अब एक बात बताओ सर, ग्लास रॉड के पास में क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे इसके पास में, है ना। इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब क्या होता है कि जो आपके देखो जैसे हीट जनरेट होगी ना, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना आप लोगों के, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सर, आप लोगों के हीट की जनरेट होने से क्या होता है कि जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने से क्या होता है कि जो आपकी जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं ना, ये इस सिल्क क्लोथ में चले जाते हैं। समझ पा रहे हो बात को। अब आपका सवाल होगा कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों गए, प्रोटॉन भी तो जा सकते थे, न्यूट्रॉन भी तो जा सकते थे। भाई देखो ग्लास रॉड जो है ना आप लोगों की, दुनिया की कोई भी चीज़ हो एटम से मिलकर के बनी है। तो जो भी आपकी ग्लास की रॉड है वो किससे मिलकर के बनी होगी, एटम से। और एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं अगर आपको पता हो तो, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सब तो होते हैं। एक बात बताओ, अब आपका सवाल है कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं गए। तो बेटा एक बात बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपको कितना होता है। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है आप लोग का सर, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद नहीं रखना, बस मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको। एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा, 1.672 है ना, ये 1.674 हो जाता है। और 10⁻⁻27 kg। इस बात का मतलब ये है कि देखो -31 बड़ा होता है, -27 बड़ा होता है। भाई -27 बड़ा है ना, नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। तो -31 इज लेस देन माइनस का 27, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन है ना, इट इज़ मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो बात को। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि जो आप लोगों का मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, वो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1800 टाइम्स ज़्यादा होता है। मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा है। अब आप ऐसा सोचो कि इलेक्ट्रॉन का मास एक चींटी का मास है और प्रोटॉन का मास एक हाथी का मास है। तो आप एक चींटी को इजीली उठा के फेंक सकते हो, एक हाथी को इजीली उठा के फेंक सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, चींटी को ही फेंक सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसीलिए भाई साहब इस रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब अगर सोचो इस इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाएंगे आप लोगों के, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो इधर से नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो बताओ ये जो ग्लास की रॉड है ना, अब यहाँ आ चुके होंगे, बताओ आप लोग के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली जो ग्लास की रॉड होगी आप लोगों की, देखना जरा, इस वाली ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, तो ये वाली जो ग्लास की रॉड हो जाएगी आप लोग की, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिविटी को लॉस किया है, नेगेटिविटी हटी है, तो इसके अंदर से नेगेटिविटी हटी है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो आप लोगों का ये सिल्क क्लोथ होता है ना, जो आपका सिल्क क्लोथ होता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। तो यही तो कह रहा है वो कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ। तो दोनों पे चार्ज दिख रहे हैं ना आप लोग को। ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज दिख रहा है बताओ आप लोग को, पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क क्लोथ पे कौन सा चार्ज दिख रहा है बताओ आप लोग को, नेगेटिव चार्ज, है ना। अ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडी। और बॉडीज के साथ भी आप इनको देख सकते हो। जिसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास में प्लास्टिक की रॉड है, और आप इस प्लास्टिक की रॉड को एक काम करो, वूल के साथ, ऊन होती है ना, उसके साथ रब करो। तो आप देखोगे प्लास्टिक की रॉड से, इस केस में क्या होता है पता है, वूल से आपके इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक की रॉड में जाते हैं। तो सोचो वूल से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ तो इस ये तो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और प्लास्टिक रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है हमारे पास में, जिसने बेसिक वाली वीडियो देखी होगी ना उसको तो बिल्कुल पता होगा ये। तो लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है आप लोगों का कि जो आपका चार्ज होता है ना उसको आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब जैसे देखो, अब सोचो ये ग्लास की रॉड थी ना, तो इस ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो अगर इसमें 5 का पॉजिटिव चार्ज आया होगा ना भाई साहब, तो इसमें 5 का नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। मतलब अगर यहाँ 5 का प्लस का 5 का कूलाम आया तो यहाँ माइनस का 5 कूलाम आया आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि नेट चार्ज आपका जीरो होगा। दोनों बॉडीज पे अगर आप जोड़ के देखोगे ना, तो जो आपका नेट चार्ज होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। देखो ना, यहाँ पे प्लस का 5 कूलाम तो यहाँ माइनस का 5 कूलाम आया होगा। समझ लो इस बात को? जैसे देखो प्लास्टिक की रॉड से, अब जैसे मान लो अगर इस ग्लास रॉड पे आप लोग का 10 का प्लस का 10 का कूलाम चार्ज आया, तो भाई यहाँ पे माइनस का 10 कूलाम चार्ज आया होगा। समझ रहे हो आप लोगों को बात को? तो ऑब्वियसली बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे तो ये वैलिड हो रहा है आप लोगों का, है ना, कि चार्ज को आप क्या कर रहे हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसा भी बोल सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है आप लोगों का कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।